नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हों। आज का हमारा डिस्कशन एंडोमेट्रियोसिस के एक स्पेशल पहलू पर है और इसका नाम है स्कार एंडोमेट्रियोसिस। अब पहले देख लेते हैं कि स्कार एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। तो स्कार का हिंदी में अर्थ होता है टाँके या स्टिचेस वाली जगह। अब कोई भी सर्जरी अगर किसी लेडी की हुई है तो टाँके या स्टिचेस की एरिया अंदर के भाग में भी हो सकती है और इसी तरह से स्किन या स्किन के नीचे वाली जो लेयर्स हैं, चर्बी या चर्बी के नीचे वाली जो लेयर्स हैं, वहाँ पर भी टाँके या स्टिचेस हो सकती हैं। आज के डिस्कशन में हम ऐसे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानेंगे जो स्किन और उसके नीचे वाली लेयर्स को अफेक्ट करें। इस एरिया को हम बोलते हैं इंग्लिश में या मेडिकल लैंग्वेज में स्कार एरिया। तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंडोमेट्रियोसिस के दाग हैं या जो एंडोमेट्रियोसिस के लीजन्स हैं वो स्किन, चर्बी और चर्बी के नीचे वाली एरियाज़ में आ जाते हैं और फिर इन जगहों पर लेडीज़ को अलग अलग परेशानियां होती हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं अभी हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी सर्जरीज़ हैं जिनके बाद स्कार एंडोमेट्रियोसिस किसी भी लेडी को हो सकता है। तो ये जो सर्जरीज़ हैं ये कोई भी ऐसी गायनेकोलॉजिकल या पेल्विक सर्जरी हो सकती है जिसमें स्किन या स्किन के नीचे वाली लेयर्स में टाँके आए हों। ये हो सकता है ऑब्स्टेट्रिक या डिलीवरी से एसोसिएटेड कोई भी सर्जरी हो, जैसे सिजेरियन की डिलीवरी के टाँके या फिर इवन नॉर्मल डिलीवरी में जो नीचे पेरिनियल एरिया में एपिसियोटमी के टाँके आते हैं या जो नीचे टाँके आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम, उधर भी ये डिज़ीज़ या ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई गायनेक प्रॉब्लम की ही सर्जरी हो। कई बारी पेट की कोई भी सर्जरी जैसे हर्निया की सर्जरी हो या अपेंडिक्स की सर्जरी हो या कोई भी इस तरह की पेट की सर्जरी के बाद भी जो बाहर के स्टिचेस हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकता है। इसको हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस की श्रेणी में डालते हैं। अब ये सर्जरी जो है ये पिछले कुछ महीनों में हो सकती है या हो सकता है आपकी ये जो सर्जरी है ये कुछ ईयर्स पहले या कुछ वर्षों पूर्व हुई हो। ये कंडीशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में कई बार बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जो टाँके वाली जगह है उसमें क्यों सूजन दिख रही है, उसमें क्यों दर्द है। कई बारी अलग अलग डॉक्टर्स जो होते हैं इसकी सही से डायग्नोसिस नहीं कर पाते क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। डॉक्टर्स कई बार इन टाँकों की जो एंडोमेट्रियोसिस यहाँ डेवलप हुआ है उसको गलत डायग्नोस कर लेते हैं। कई बार ऐसा अलग अलग डायग्नोसिस दे दी जाती हैं जैसे कीलॉइड फॉर्मेशन। कीलॉइड एक कंडीशन होती है जिसमें भी टाँकों की जगह सूजन होती है। ये एक स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियोसिस ये नहीं होता। कई बार सूचर ग्रैन्युलोमा यानी जो टाँके या जो धागे यूज़ करे गए हैं उनके रिएक्शन की वजह से सूजन आ गई है, ऐसा डॉक्टर्स डायग्नोस कर देते हैं। तो ये भी कभी गलत डायग्नोसिस हो सकती है। इसके अलावा टाँकों की जगह पर इन्फेक्शन या एब्सेस होना, पस आना, इस तरह की भी गलत डायग्नोसिस हो सकती है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स कई बार पहचान नहीं पाते स्कार एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम के पेशेंट्स, इसलिए कई बार उनको इस प्रॉब्लम से जल्दी राहत नहीं मिल पाती। अब देखते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस का जो प्रमुख लक्षण है, जो मेन सिम्टम है, वो है कि पिछले ऑपरेशन की जो टाँकों वाली जगह है उधर पर सूजन आना या वहाँ पर छोटी सी आपको स्वेलिंग या बम्प दिखना।
तो ये हो सकता है आपकी सिजेरियन की जो टाँके हैं बाहर के, वहाँ आपको महसूस हो, वहाँ पर सूजन महसूस हो, वहाँ दर्द महसूस हो, या हो सकता है आपकी पहले कोई दूरबीन मार्ग से सर्जरी हुई हो, स्पेशली नाभि पर, जैसे जहाँ दूरबीन डाली जाती है उस एरिया पर भी कई बार आपको सूजन दिख सकती है, दर्द हो सकता है। और कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो नीचे की जगह पर जो पेरिनियल एरिया बोली जाती है, प्राइवेट पार्ट्स की जगह पर जो टाँके आते हैं डिलीवरी को ईजी करने के लिए, उन जगह पर भी ये सूजन आपको महसूस हो सकती है। सबसे कॉमन या सबसे जो आम जगह है जहाँ पर ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है वो है सिजेरियन की डिलीवरी। इसका जो इंसिडेंस है, अगर इसकी परसेंटेज देखेंगे तो 0.01 से लेकर 4% लेडीज़ जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनको ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनमें से काफ़ी सारे पेशेंट्स जो होते हैं, करीब 25% पेशेंट, उनको पहले से ही एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ होती है, और कई बार 25% पेशेंट्स को पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत भी साथ साथ स्कार एंडोमेट्रियोसिस के होती है। अब देख लेते हैं कि और सिम्टम्स क्या हैं। तो टाँकों की जगह पर स्वेलिंग, या वहाँ पर आपको ऐसे लगेगा जैसे वो एरिया में सूजन हो गई है, ये एक प्रमुख सिम्टम है। टाँकों की जगह पर दर्द, ये भी एक दूसरा प्रमुख सिम्टम है। दर्द हो सकता है आपको पूरे दिन बना रहे, या कभी कभी हाथ कोई लगाएगा उस जगह पर, या पैल्पेशन पर जिसे कहते हैं, टेंडरनेस या दर्द महसूस होना। इसके अलावा स्कार की जो जगह है, स्टिचेस या टाँकों की जो जगह है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। कई बार वो जगह नीली, काली या उसमें लाली वाली रेडनेस एंड ब्लूइश टिंज भी दिखाई पड़ सकता है। किन्हीं लेडीज़ को स्कार वाली जगह या बाहर के जो टाँके हैं उनमें मंथली जब पीरियड आता है तो यहाँ से हल्का हल्का रक्तस्राव या ब्लीडिंग, जैसे नीचे से ब्लीडिंग आ रही है पीरियड्स के दौरान, वैसे ही स्कार के एरिया में भी ब्लीडिंग दिख सकती है। एक बात ध्यान दें कि स्कार एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम नेचुरली एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड है, और जिस तरह से एंडोमेट्रियोसिस जो है वो मेंसेस से रिलेटेड है, इसी तरह से ये सारे सिम्टम्स मेंसेस के दौरान बढ़ जाते हैं। अब ये जो सारे ही लक्षण हैं ये मेंसेस के दौरान इंक्रीज हो जाते हैं। इसका सिंपल कारण है क्योंकि जो एंडोमेट्रियोसिस का रोग है वो खुद ही मेंसेस से रिलेटेड है। बहुत सारे पेशेंट्स में मेंस्ट्रुअल ब्लड जब पीछे जाता है और यही एक कारण बनता है एंडोमेट्रियोसिस का, तो इसी तरह से जब मेंसेस आता है तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स बताते हैं कि मेंसेस के दिनों में इनकी जो ये स्किन की स्टिचेस हैं, पिछले सिजेरियन की स्टिचेस हैं, लैप्रोस्कोपी की स्टिचेस हैं या डिलीवरी वाली स्टिचेस हैं, ये सारे स्टिचेस में जहाँ भी स्कार एंडोमेट्रियोसिस है वहाँ पर सूजन बढ़ जाती है, वहाँ पर लाली या ब्लूइश कलर का प्रमाण बढ़ जाता है, डिस्कलरेशन बढ़ जाता है। उनको मेंसेस के दिनों में इस जगह पर हाथ लगाने में बहुत दर्द होता है, टेंडरनेस या पेन भी इन दिनों में बढ़ जाती है। और टिपिकली किसी पेशेंट को नाभि के द्वार में अगर स्कार एंडोमेट्रियोसिस है या सिजेरियन के टाँकों में स्कार एंडोमेट्रियोसिस है तो इन टाँकों की एरिया से थोड़ी ब्लीडिंग भी, जैसे मेंसेस की ब्लीडिंग चल रही है वैसे ही यहाँ से भी ब्लीडिंग दिखाई पड़ सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे चिन्ह पेशेंट पहचाने। और स्कार एंडोमेट्रियोसिस ज़रूरी नहीं है कि हर प्रीवियसली डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट को हो। तो यानी पेशेंट को ये नहीं समझना है कि अरे मुझे तो एंडोमेट्रियोसिस पहले था ही नहीं और मेरी सिजेरियन अभी डिलीवरी हुई है 1.5-2 साल पहले और अब मुझे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस आपकी सिजेरियन की डिलीवरी के बाद भी डेवलप हो सकता है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस लाइफ में किसी भी स्टेज में मेनोपॉज के पहले डेवलप हो सकता है। अब सिम्टम्स के बाद एक और बात बता दूं, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करी जाती है। अभी मैंने बताया था बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स जिनको इस बात की का तजुर्बा नहीं है या जिनको सस्पिशन नहीं उठता तो वो इसको अलग अलग गलत डायग्नोसिस कर देते हैं। कई बार ग्रैन्युलोमा नाम से, कई बार कीलॉइड नाम से, कई बार कह देते हैं कि यह एब्सेस है या पस है, अंदर इन्फेक्शन हो गया है सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे वाली लेयर्स का। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर इसके बारे में जागरूक रहे, सिम्टम्स पेशेंट के ध्यान से सुने जाएं। और इसके अलावा
जब बिल्कुल समझ में नहीं आता तो कई बार छोटी बायोप्सी लेकर भी एंडोमेट्रियोसिस स्कार साइट की डायग्नोज करी जाती है। सोनोग्राफी और एमआरआई की मदद से भी हमको एंडोमेट्रियोसिस के दाग स्किन के नीचे वाली लेयर्स में पहचान में आ सकते हैं। एक बात बता दूं, इसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डायरेक्ट और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है। इसमें जनरली मेडिसिन्स का कोई भी रोल नहीं होता। सर्जरी ही इस कंडीशन को सही से ट्रीट करने के लिए करी जाती है। सर्जरी में जो एंडोमेट्रियोसिस स्कार की एरिया में हो गया है, स्टिचेस की एरिया में हो गया है, उसके चारों तरफ की एरिया पूरी निकाली जाती है। जो सारा अंदर की टिश्यूज़ या कोशिकाएं स्कार एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हैं, अफेक्टेड हैं, वो पूरा एरिया एक्साइज किया जाता है और इस तरह से एक्साइज किया जाता है या निकाला जाता है कि चारों ओर की जो मार्जिन है वो क्लियर है और मार्जिन की जगह पर एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। कई बार क्योंकि इस सर्जरी में ये पेट के दीवार पर या स्टिचेस जो स्किन और स्किन के नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो एरिया को ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट करता है, तो कई बार अगर काफ़ी चौड़ा एरिया निकालना पड़ा तो जैसे हर्निया की सर्जरी में मैश यूज़ करी जाती है उस भाग को स्ट्रेंथ देने के लिए, वैसे ही रिपेयर के टाइम आपके पेट की दीवार की जब रिपेयर करी जाएगी स्कार एंडोमेट्रियोसिस के सर्जरी के टाइम, तो हो सकता है आपके सर्जन वहाँ पर एक मैश या जाली यूज़ करें ताकि इसकी रिपेयर अच्छी तरह से हो। तो संक्षिप्त में बता दूं, इसका ट्रीटमेंट परफेक्ट यही है कि सर्जरी से वाइड एक्सिशन या चौड़ाई से मार्जिन क्लियर करके एंडोमेट्रियोसिस का समाधान किया जाए। यदि साथ में आपको पेल्विक रीजन का एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे यूट्रस का, ओवरीज का, इंटेस्टाइन्स का, यूरिनरी एरिया का या डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जिसे बोलते हैं, तो उसका भी आपके सर्जन उसी टाइम पर समाधान या इलाज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।